बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। वैश्विक चुनौतियों को एक बार फिर से भारत रास्ता दिखाता नजर आ रहा है और समाधान की इस कड़ी में अगर बात की जाए तो समस्याओं के लिहाज से पर्यावरण संरक्षण जैसी समस्या को लेकर पीएम मोदी ने आज दुनिया को मिशन लाइफ का मंत्र दिया है। जीवन शैली में बदलाव करके कैसे प्रकृति संरक्षण का काम हो सकता है, इसी पर आधारित मिशन लाइफ कैसे लाएगा बदलाव, इस विषय पर आज करेंगे विस्तार से हम चर्चा। होगी बात क्यों महज 45 दिन के अंदर ही ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को देना पड़ा इस्तीफा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पर्यावरण की रक्षा के लिए गुजरात के केवड़िया से मिशन लाइफ का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, सिर्फ पॉलिसी मेकिंग से क्लाइमेट चेंज का मुकाबला संभव नहीं, हर किसी को अपने सामर्थ्य के मुताबिक देना होगा योगदान। मिशन लाइफ को बताया प्रो प्लेनेट पीपल की अवधारणा पर आधारित। मिशन लाइफ की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रम में दुनिया के कई बड़े नेताओं ने दिया संदेश। ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस मिशन लाइफ को लॉन्च करने में भारत के नेतृत्व की उन्होंने सराहना की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पहल को सफल बनाने के लिए भारत के साथ काम करने की जताई इच्छा। मालदीव, मेडागास्कर, जॉर्जिया और एस्टोनिया के नेताओं ने भी भारत की सराहना की। ब्रिटेन में महंगाई की मार के बीच प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने दिया इस्तीफा। शपथ लेने के 6 हफ्ते में ही छोड़ा पद। कहा, जनादेश पर खरा नहीं उतरी, नए पीएम के चयन तक रहेंगी पद पर काबिज। विपक्षी पार्टियों ने की नए चुनाव की मांग। पीएम मोदी ने गुजरात के तापी को दी 1970 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों की सौगात। सापुतारा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की सड़क के सुधार के साथ ही संपर्क सहित मार्गों के निर्माण का शिलान्यास। कहा, वंचितों आदिवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए काम कर रही सरकार, कांग्रेस करती है सिर्फ वादे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कचरे से बिजली संयंत्र का किया उद्घाटन। रोजाना करीब 2000 मीट्रिक टन कूड़े का होगा निस्तारण। 25 मेगावाट हरित ऊर्जा होगी पैदा। दिल्ली सरकार पर विकास की जगह प्रचार की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, आप दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है जबकि हम आत्मनिर्भर। कल केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा कर पूजन अर्चन करेंगे पीएम मोदी। करीब 3400 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली में इस साल भी दीपावली पर नहीं जलेंगे पटाखे। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार। कहा, लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए, मिठाई पर खर्च करिए। इकतीस जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में होगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, खेलो इंडिया की अहम भूमिका, देश में खेल का परिदृश्य बदलने में केंद्र सरकार का अहम रोल।
खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से दुनिया लड़ रही है, लेकिन उसके समाधान का रास्ता भारत लगातार दिखाता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मौजूदगी में केवड़िया में आज मिशन लाइफ की शुरुआत की है। जीवन शैली को बदलकर प्रकृति के संरक्षण के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री ने दुनिया से इस मिशन से जुड़ने का आह्वान किया है। इस मौके पर दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भी अपना संदेश भेजा और प्रधानमंत्री मोदी के विजन की तारीफ की। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। रीयूज एंड रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्षों से हम भारतवासियों की लाइफस्टाइल का अंग रहा है। मिशन लाइफ प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर इस लाइफस्टाइल को समाहित करेगा, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। मिशन लाइफ का ग्लोबल लॉन्च, प्रकृति के प्रति भारत की जिम्मेदारी को वैश्विक विस्तार देती प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी जलवायु परिवर्तन की मौजूदा चुनौती के खिलाफ साथ आए। केवड़िया में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि मिशन लाइफ एक लोकतांत्रिक जन अभियान है। इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति अपने छोटे छोटे कदमों के जरिए योगदान दे सकता है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में मिशन लाइफ व्यापक रूप से प्रभावशाली होगा। मेरी रोज की सवारी बस नंबर 11, मेरे पैर। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह भारत में एलईडी बल्ब मिशन के जरिए देश में 107 करोड़ बल्ब लगाए गए और 100 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन कम किया गया। प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से विकसित देशों से अपील की कि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौती के प्रति जिम्मेदार बने। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि भारत चुनौतियों के बावजूद स्वार्थ से परे एक देश के रूप में अपनी वैश्विक जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रति वर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब 290% का इजाफा हुआ। मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्च को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव ने भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने और सतत विकास लक्ष्य के प्रति भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। With its vulnerability to climate impacts and its massive economy, India can play a critical bridging role. We have no time to lose. We are in imminent danger of failing to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius.
And our global goal is to be net zero emissions by 2050. And to achieve this, we must collectively halve global emissions from 2010 levels by 2030. And as the LIFE initiative highlights, every citizen has a role to play. And that includes everyone, everywhere, using their voice to urge their leaders to take much needed ambitious climate action. मिशन लाइफ के मौके पर 11 देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रमुखों ने भारत के अगुवाई के लिए शुभकामनाएं दी और सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। The LIFE initiative is part of this agenda for stronger cooperation. I wanted to say a few words to wish you a great success in its implementation. Governments, businesses, people, we must therefore all cooperate and rethink our models and behaviors. Sustainable consumption is all about doing more and better with less. Congratulate India for taking the lead to launch this extraordinary mission in the beautiful city of Kevadia of India. Georgia welcomes and fully supports this global initiative timely introduced by His Excellency Narendra Modi, which promotes an environmentally conscious lifestyle that focuses on the principle of mindful and deliberate utilization. It's a real pleasure to join Prime Minister Modi in launching the LIFE initiative today, and I commend India's leadership. This is all about helping people make greener choices and live more sustainable lives. So let's keep making those long-term choices, let's keep leading the way, and let's take another big step forward together in Sharm el-Sheikh next month and with India's G20 presidency next year. बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और घटते प्राकृतिक संसाधनों के बीच दुनिया के सभी देशों को सहयोग सामंजस्य के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। एक ओर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे तो दूसरी ओर विकसित देशों को विकासशील देशों को तकनीक मुहैया करानी होगी और होने वाले आर्थिक नुकसान से भी बचाना होगा। मेघना देव और अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मिशन लाइफ के लॉन्च से पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय मुलाकात भी की। दोनों नेताओं ने कई अहम मसलों पर विस्तार से बातचीत की और खासतौर से संयुक्त राष्ट्र में किस प्रकार की भूमिका भारत निभाता है उसके रोल की सराहना भी यहां देखने को मिली। इसके अलावा भारत ने तमाम प्रकार के जो सुधार की जरूरत है उसका जिक्र भी इस मुलाकात के दरमियान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के व्यारा तापी में 1970 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों की आधारशिला रखी है। उन्होंने सापुतारा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की सड़क के सुधार के साथ ही संपर्क रहित मार्गों के निर्माण का भी शिलान्यास किया। जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है उनमें तापी और नर्मदा जिलों में 300 करोड़ रुपए से अधिक की जलापूर्ति परियोजनाएं भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भाजपा की सरकार वंचितों आदिवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है और बीते वर्षों में स्कूल, अस्पताल, घर सभी क्षेत्र में काम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सिर्फ वायदे करती है। कांग्रेसની સરકારોને તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ચિંતા નહોતી। એમના મગજમાં તો ચૂંટણી ચમકારા મારતી હોય અને ચૂંટણી પહેલા વાયદા કરવાના, જૂઠા વાયદા કરવાના, પછી ભૂલી જવાનો। ત્યારે બીજી બાજુ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે જે આદિવાસીઓના કલ્યાણને માટે અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે। અમારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો શક્તિશાળી બને, સમર્થ બને, એમનો વિસ્તાર વાતે ગાતે આગળ વધતો જાય એના માટે અમે કામ કરીએ છીએ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो राज्य को 3,400 करोड़ रुपए की विकास सौगातें देंगे तो बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने भी जाएंगे। पीएम मोदी अपनी आस्था के चलते अक्सर केदारनाथ की यात्रा करते रहे हैं और वहां पर तमाम विकास योजनाओं को उन्होंने शुरू भी किया था, जिसका फायदा हर जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलता दिखाई पड़ रहा है। भगवान भोलेनाथ के प्रति पीएम मोदी की अगाध आस्था है और समय समय पर उनकी यात्राओं से ये बात देश दुनिया को दिखती रही है।
खास तौर पर बाबा केदारनाथ को लेकर उनका खास लगाव रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार केदारनाथ का दौरा करते रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर वो केदारनाथ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी बद्रीनाथ की भी यात्रा करेंगे। पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना तो करेंगे ही, वो 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी अपने स्तर से प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए कोई और कसर हम छोड़ नहीं रहे हैं और पूरी तरीके से मंदिर, जैसे आप मंदिर को भी देख सकते हैं, मंदिर को भी पूरी तरीके से सुसज्जित किया गया है, फूलों से सजाया गया है। इसी प्रकार से केदारनाथ में भी पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है और उनके स्वागत के लिए जैसे हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कल स्वयं उन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया था और उनकी तैयारियों को जो अंतिम रूप दिया था और हम पूरी तरीके से उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं और प्रधानमंत्री के आना हमारे लिए एक गौरव का क्षण भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे श्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 9 बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ साथ वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। स्थानीय लोग पीएम के दौरे से काफी खुश हैं। यहाँ के रोड बिल्कुल क्लीन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। केदारनाथ जी से हम चलते हुए बहुत नीचे से बद्रीनाथ जी हम पहुँचे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। केदारनाथ रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6-7 घंटे से कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा समय को 1 दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक सीमित कर देगा। ये रोपवे घांघरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। इस रोपवे को लगभग 2430 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा। ये परिवहन का एक पर्यावरण अनुकूल साधन होगा, जो आवागमन को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगा। इस अहम बुनियादी ढांचे का विकास धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी और साथ ही साथ रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री दोपहर बाद बद्रीनाथ पहुंचेंगे, जहां श्री बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। आचमन संकल्प और वेदोच्चारण करेगा हमारा मंदिर के धर्माधिकारी, अपर धर्माधिकारी, वेदवाली लोग। गर्भगृह के अंदर तो इधर की केरला की पूजा संप्रदाय, इधर तो गर्भगृह के अंदर केवल रावल जी होता, केरला का नंबूदिरी होता, रावल जी बोलने के। अभी तो मैं ही बैठा। प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो अराइवल यानी आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ का दौरा करेंगे। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। देश भर से बहुत प्रसन्न चित्त हैं बद्रीनाथ आकर। हम चाहते हैं कि बद्रीनाथ को जो है एकदम जो है बनारस की तर्ज पे जो है इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और ऐसा लगे लोगों की बद्रीनाथ में अगर हम हैं तो कोई दिक्कत और परेशानी उनको ना हो और बिल्कुल बनारस की तर्ज पे हम मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी इसको बनारस की तर्ज पे ही बनाया जाए। मोदी जी कल आने वाले हैं यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, प्रगति है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे भारत देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इस यात्रा के दौरान करीब 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। इन जगहों पर शुरू हो रही कनेक्टिविटी परियोजनाएं धार्मिक महत्व के स्थानों तक पहुंच को आसान बनाने और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। अश्विनी मिश्र और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली स्थित तुगलकाबाद के तेखंड इलाके में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया है। 15 एकड़ में फैला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 2 साल में बनकर तैयार हुआ है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 105 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। क्या है पूरी ये परियोजना, देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। दिल्ली के नरेला, बवाना और गाजीपुर के बाद अब दिल्ली के तेहखंड में मौजूदा ओखला लैंडफिल के पास बनेगी कूड़े से बिजली। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेहखंड में दिल्ली नगर निगम और जिंदल ग्रुप द्वारा निर्मित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस प्लांट के शुभारंभ से पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को और बल मिला है। इस प्लांट के जरिए रोजाना 2000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होगा, जो दिल्ली को ग्रीन एनर्जी देने का काम करेगा। बायो CNG प्लांट ओखला में 300 मैट्रिक टन का, 3 बायो गैस प्लांट 200 मैट्रिक टन पर डे वाले, गोयला, नंगली और गोगा डेयरी कॉलोनी में वो भी मार्च 23 तक पूर्ण हो जाएंगे। और 8 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो 175 मैट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी की है, वो भी शुरू होने वाली है। अमित शाह ने कहा कि पूरी दिल्ली को कूड़ा रहित बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली नगर निगम को दिया है। उन्होंने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, फिर से बीजेपी जब चुनकर निगम में दोबारा आएगी तो ये काम जरूर पूरा होगा। मोदी जी ने अर्बन पॉलिसी जो बनाई है, इसके कारण आज पूरे भारत के शहर बदल रहे हैं। 3 हिस्सों में मोदी जी ने शहरी विकास नीति को बांटा है। एक तो शहरों को अप टू डेट बनाना, दूसरा शहरों में भौतिक बुनियादी ढांचे का कायाकल्प कर उसको आधुनिक बनाना, और इसका तीसरा हिस्सा है शहरों की स्वच्छता, शहरों को स्वच्छ बनाना, शहरी जनों के और विशेषकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को इसका फायदा पहुंचे। केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यहां के लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया है, जबकि बीजेपी हमेशा देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती रही है। आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आप निर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। और केजरीवाल जी, आज मैं एक बात यहां से पूछ कर जाता हूं आपको, दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े, क्यों एक बनाना पड़ा? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। तेहखंड वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड एक विशेष परियोजना है, जिसके तहत दिल्ली नगर निगम ने तुगलकाबाद में 15 एकड़ में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया है। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत परियोजना को 105 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस परियोजना को JITF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा
कुल 475 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। ये रोजाना करीब 2000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण करेगा और 25 मेगावाट हरित ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह संयंत्र कूड़े से बिजली बनाने का काम करेगा और इस बिजली को स्टेट ग्रिड को उपलब्ध कराएगा। यानी दिल्ली के 25,000 घरों को बिजली मिलेगी जो कि स्वच्छ ऊर्जा होगी। दिल्ली के लोगों को समर्पित ये संयंत्र अगले 6-7 सालों में करीब 50 लाख मीट्रिक टन कूड़े को लैंडफिल साइट पर जाने से बचाएगा। दिल्ली नगर निगम की यह पहल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर भी अंकुश लगाने में मददगार साबित होगी। कैमरामैन एमजी सुरेंद्र और सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में इस समय चल रही है। डेफ एक्सपो के इस 12वें संस्करण में सबसे अहम बात है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की झलक। इस बारे में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संवाददाता ओम प्रकाश दास ने। डिफेंस एक्सपो 2022 का सफर जारी है और आत्मनिर्भर भारत की ओर ये डिफेंस एक्सपो एक स्पष्ट संकेत दे रहा है। हमारे साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। जनरल साहब, ये हमें बताएं कि ये डिफेंस एक्सपो जो अब भारत अपने आप को बदल रहा है रक्षा क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, कितना बड़ा माइलस्टोन के तौर पे इसको आप देखते हैं? नहीं, इट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप और मेरी समझ में इट्स अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमको 2-3 चीज़ों में इट इज़ प्रोवाइडिंग अस अ गुड अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला है कि इसके ज़रिए हम इंडस्ट्री के साथ हमारी ऑपरेशनल कंडीशंस, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बारे में हम विचार विमर्श मेरी समझ में अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। दूसरा, इसके ज़रिए वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को समझना, वो भी उतना ही ज़रूरी है, सामंजस्य दोनों के बीच में, बिकॉज वी कंसिडर द डिफेंस इंडस्ट्री एज आवर पार्टनर्स एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर। सो टू दैट एक्सटेंट इट इज़ अ करेक्ट फोरम एंड अ राइट फोरम टू अचीव दिस, एज वेल एज जो भी नई टेक्नोलॉजी, और आपने देखा होगा कई नई टेक्नोलॉजीज, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, ये जो यहाँ पर शोकेस की जा रही है, उसको हमने किस तरह से सेना में लेके आना है, उसके बारे में भी हम इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। सर, एक छोटा सवाल कि अब हम अपने इंडिजिनस वेपन्स और सिस्टम्स पे जा रहे हैं और विदेशी हथियारों के अलावा, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह से हमारे 3-4 अलग अलग पहलू पर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अग्निपथ जो स्कीम है वो एक उसका हिस्सा है। दूसरा, हमारा रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स या रीबैलेंसिंग, जिसके बारे में भी आपको जानकारी है। तीसरा है मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता। तो ये 4-5 पहलू के जरिए हम चाहते हैं कि हमारी सेना इट बिकम्स अ मोर इफेक्टिव, मोर केपेबल, मॉडर्नाइज्ड, लेस मैन पावर इंटेंसिव फोर्स, ताकि भविष्य के बैटलफील्ड में जो भी चैलेंजेस है, चुनौतियां है, उसका हम और अच्छे तरीके से उसका सामना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए जनरल पांडे। तो निश्चित तौर पर भारत अब उस ओर बढ़ चला है, न सिर्फ अपने दम पर एक नए ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे आधुनिकीकरण हो सेना का, चाहे मैन पावर मैनेजमेंट हो, हर स्तर पे काम जारी है और यही शायद नए भारत की ओर एक मजबूत कदम है, आत्मनिर्भर भारत, जहां तक रक्षा क्षेत्र की बात है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ में ओम प्रकाश दास, गांधीनगर डिफेंस एक्सपो से। और अब नजर डालते देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और एरोस्पेस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विकासशील देशों के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स नेटवर्क की 23वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन के मोर्चे पर सरकार ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को हर कदम पर मदद की है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर रोक हटाने की मांग वाली याचिका पर जल्दी सुनवाई से इनकार किया। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें। उत्सव मनाने के और भी तरीके हैं, आप मिठाई पर पैसे खर्च कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में फाउंडेशनल स्टेज 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जारी की। विशेषज्ञों की समिति ने इस फ्रेमवर्क को तैयार किया है। नए पाठ्यक्रम में किताबों के साथ साथ खेलकूद और रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर भी काम किया जाएगा। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा। जो आज हमने जिस बात का जिक्र किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है। आज बड़ा कार्यक्रम था, इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी पर्यावरण संरक्षण पर पीएम मोदी का मिशन लाइफ, क्योंकि मिशन लाइफ के माध्यम से कैसे पर्यावरण संरक्षण किया जाए इस दिशा में तमाम बातों का जिक्र किया है। और इस विषय पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। नरेश पाल गंगवार जी हैं, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं पर्यावरण मंत्रालय में। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर पीके जोशी जी हैं, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज जेएनयू से ताल्लुक रखते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गंगवार जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो मिशन लाइफ की शुरुआत की है, साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि इतनी बड़ी वैश्विक चुनौती पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये महज सरकारों और पॉलिसी तक सीमित नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी, जन आंदोलन बनाना होगा, तब जाके शायद इतनी बड़ी समस्या से हम निपट पाएंगे। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? धन्यवाद आर्यन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाने के लिए। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक बहुत बड़ा विजन है और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पिछली 1 नवंबर 2021 को जब COP 26 का आयोजन ग्लासगो में हो रहा था, वहाँ पे पूरे दुनिया के सामने ये एक जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो प्रॉब्लम है, उसके एक सॉल्यूशन के रूप में उन्होंने पूरी दुनिया को ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। और इसमें ये अपेक्षा है कि वर्ल्ड के जो करोड़ों लोग हैं वो सब मिल के अपने लाइफ स्टाइल को इन्वायरमेंट फ्रेंडली और चेंज के जो मिटिगेशन के साथ किस तरह से अलाइन करेंगे, ये उसमें सभी इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को मिलके अपने एक्शंस को इन्वायरमेंट फ्रेंडली और क्लाइमेट चेंज के से अलाइन करने का कार्यक्रम है। और ये पूरी तरह से ग्लोबल जन आंदोलन के रूप में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इसको रखा है जी। और ये पूरी तरह से माइंडफुल और डेलिबरेट कंजम्पशन पे आधारित है और जो माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन को रोकने की बात करता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में जी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते हैं, और अगर उसको हम रिप्लेस कर दें प्लास्टिक की थैली के बजाय कपड़े के बैग से, तो उससे एक बहुत बड़ी गंभीर जो पर्यावरण की समस्या है उसका समाधान हो सकता है जी। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक्शंस हैं जो कि अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो बहुत सारी पर्यावरण की गंभीर चुनौतियों का सामना कलेक्टिव रूप से सब लोग मिलकर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर सबका सहयोग होगा तो शायद बेहतर नतीजे भी दिखाई पड़ेंगे। प्रोफेसर जोशी जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हर एक व्यक्ति को पर्यावरण के लिए ट्रस्टी बनने की जरूरत होगी और जो अंधाधुंध एक तरीके से संसाधनों का दोहन हो रहा है उसको रोकना होगा, विवेकशील तरीके से काम करना होगा, व्यक्ति विशेष हो, समाज हो या
कोई भी एक तरीके से समुदाय क्यों ना, आपको लगता है कि ये एक बड़ा संदेश है? और जिस प्रकार से पहले की एक अनुभव रहे हैं, जब जन आंदोलन बनता है तो उसके बड़े अच्छे परिणाम होते हैं, इसके बारे में भी हम उम्मीद कर सकते हैं? जी, आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आपका सवाल है, और कभी भी पर्यावरण की जो बड़ी चुनौतियां हमने देखी हैं पास्ट में, जैसे हम उसको चिपको आंदोलन को ही यदि उदाहरण के रूप में देखें, तो एक जन आंदोलन हुआ जो राजस्थान में हुआ, और उसके बाद पहाड़ों में भी हमने इसको देखा गया कि जब जन भागीदारी होती है किसी भी कार्य में, तो वो जरूर किसी एक अच्छे रिजल्ट की ओर मूव करता है और एक वो अच्छा रिजल्ट सेट करता है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व भर में व्यक्ति विशेष से आह्वान किया है कि वो किसी भी प्रकार अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई करे, इस तरह से चेंज करे कि वो प्रो प्लैनेट बने, प्रो नेचर बने। तो जब इस तरह की इनिशिएटिव्स होंगे, तो जो भी सरकारें जो काम कर रही हैं या विश्व स्तर पर जिस तरह की पहल हो रही है, अगर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखना है तो कम्युनिटी को जरूर सामने आना पड़ेगा। और उसके लिए हमें जरूरत है कि इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल में हम इस तरह की चीजों को अडेप्ट करें जो प्रो इन्वायरमेंट हो या प्रो प्लैनेट हो। और जब हम इस तरह के एग्जाम्पल्स देखते हैं आसपास, तो हमें लगता है चाहे वो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की समस्याओं से जूझना हो या एयर पॉल्यूशन की समस्याओं से जूझना हो, तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति विशेष एकजुट होकर आगे आता है तो इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा बेटर वे में प्रेजेंट भी कर पाता है और उसके सॉल्यूशन का पार्टिसिपेंट भी बन पाता है। तो आज के जो उनका व्याख्यान रहा उसमें इसी चीज पर जोर दिया गया और उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए। उन्हीं उदाहरणों में यदि हम एक ऐड करें कि एक जो आजकल जो अर्बन एरियाज में जो लाइफस्टाइल बन गया है प्रोसेस्ड फूड का, यदि आप प्रोसेस्ड फूड को देखें तो उसमें वाटर के कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है और वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम इस तरह के छोटे मोटे बदलाव करें अपने जीवन में और अपनी जीवनचर्या में, तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम ऐसे उदाहरण पेश कर पाएंगे और ऐसे एक्शन कर पाएंगे जो एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएंगे। बिल्कुल। गंगवा जी, आपको लगता है कि प्रो प्लैनेट पीपल का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और P3 का एक मंत्र भी दिया, और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है किस प्रकार से भारत परंपरागत तरीके से प्रकृति का पूजा करने वाला देश रहा है। और अभी भी अगर देखा जाए तो बीते कुछ वर्षों में न सिर्फ हमारे वन क्षेत्र में एक बड़ा इजाफा हुआ है, वन्य जीवों को भी हमने संरक्षित किया, यानी कि हमारे जो प्रयास हैं वो दुनिया के लिए एक उदाहरण के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आर्यन जी, पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो एक कॉन्सेप्ट और विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो पूरे वर्ल्ड को एक रास्ता दिखाएगा कि किस प्रकार से हम लोग हमारी जीवनचर्या में परिवर्तन करके एक बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की चुनौती है उसका हम लोग सामना कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल जन आंदोलन के रूप में उभर कर आ रहा है और मैं समझता हूं कि भारत इसमें पूरे वर्ल्ड को लीडरशिप प्रदान कर रहा है। जी, प्रोफेसर जोशी, आपको लगता है कि जब हम कार्बन उत्सर्जन का जिक्र करते हैं तो ये एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या और क्या आ जाए चुनौती के तौर पे देखा जाता है। ऐसे में भारत में प्रति व्यक्ति लगभग 1.5 टन प्रति साल के आधार पे है, जबकि दुनिया का वैश्विक औसत 4 टन प्रति सालाना प्रति व्यक्ति के आधार पे आता है। भारत का योगदान इस प्रकार की समस्या में बहुत कम है, बावजूद उसके समाधान के लिए हम बहुत प्रयास करते दिखाई पड़ रहा है। ISA हो, तब हमने देखा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो, या फिर मिशन लाइफ के माध्यम से, आज भी दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के नेताओं ने इस मिशन की तारीफ की, प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की और इसके साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। जी, यदि आप क्लाइमेट चेंज का जितना भी डिस्कशंस रहा है पिछले 20-25 सालों में, तो अक्सर हम लोग विकसित देशों की ओर देखते थे। हम हमेशा ये देखते थे कि शायद जो विकसित देश जो हैं वो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फाइनेंस के तौर पे या टेक्नोलॉजी के तौर पे। लेकिन ग्लासगो में हमने देखा है कि जो ये लीडरशिप जो है और जो एक्सपेक्टेशन जो है वो शिफ्ट हुई है डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की ओर, और वहां पे इंडिया ने, और स्पेशली यहाँ पे मैं प्राइम मिनिस्टर को एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि उन्होंने एक स्पेशल रोल प्ले किया है लीडरशिप का, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स बताए, जिससे हम लोग जो कार्बन रिलीज जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं हैं, उसके लिए हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके।
और लाइफ जो मंत्रा जो है वो भी ग्लासगो में ही दिया गया, लेकिन आज उसको और विस्तृत रूप से बता के प्रधानमंत्री ने दोबारा से पूरे विश्व को एक मैसेज दिया है कि जो विकासशील देश जो हैं और जिसमें भारत एक नेतृत्व दे रहा है अन्य छोटे और बड़े देशों को, तो कहीं ना कहीं हमें लीडरशिप को शिफ्ट करना है कि वो एक बेटर वे में डायरेक्शन दे सके, जिससे हम क्लाइमेट चेंज के या ग्लोबल वार्मिंग के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकें। और शायद सिर्फ फाइनेंस और टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमको पूरे समुदाय को एक इस तरह के सशक्त बनाना है कि वो जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस में भागीदारी दे सके और कुछ इस तरह के नियम बना सके अपने निजी जीवन में, जो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज या राइज इन टेम्परेचर जो है उसको कमी ला सके या उसको रोक सके। जी गंगवार जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने योग को लेकर एक अपील की तो दुनिया आज योग के प्रति किस प्रकार से एक आकर्षित नजर आती है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के लिए बहुत लाभदायक है। ऐसे ही मिशन लाइफ की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं, पूरी मानवता के लिए बहुत लाभदायक है। आपको लगता है कि ये एक जन आंदोलन को जनभागी तरीके से आगे बढ़ाने का जो एक अपील और आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत जल्दी हमको देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और बहुत ही इफेक्टिवली ये जो एक समस्या है उसका समाधान करने में कारगर होगा। क्योंकि देखिए, हमारी सारी समस्याओं की जड़ में हमारा ह्यूमन कंजम्पशन ही है, और जहां आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, वो उसका प्रमुख कारण हमारा मानव जनित कंजम्पशन ही है। तो अगर हमारे कंजम्पशन को हम इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन मेजर्स के साथ अगर अलाइन कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि करोड़ों लोग अगर इस कार्य को करेंगे और प्रो प्लेनेट सिटीजन के रूप में उभर के आएंगे, तो ये हमारी समस्या जो है बहुत जल्दी और बहुत सफलतापूर्वक ये इस समस्या का एड्रेस कर पाएंगे। जी प्रोफेसर जोशी, आपको लगता है कि बीते 7-8 वर्षों में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के मोर्चे पे लगभग 290% एक तरीके से अपनी जो क्षमताएं उसमें वृद्धि की है। अभी हम वेस्ट टू एनर्जी के तौर पे भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, और कैसे कचरे से बिजली बनाई जाती है इसका उदाहरण आज हमने दिल्ली में भी हमको देखने को मिला है। गृह मंत्री ने एक प्लांट का उद्घाटन भी किया। आपको लगता है कि ये तमाम प्रयास ही शायद हमारा जो नेट जीरो की ओर आगे बढ़ने के कदम है उस दिशा में हमको लेकर जाएंगे? जी, ये इनफैक्ट एक्सपेक्टेड है कि सारे देश और पूरा विश्व भर इस तरह के उदाहरण पेश कर सके, लेकिन आप जब सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं ग्लोबली, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है इस श्रेणी में सबसे आगे है। और सिर्फ पॉलिसी ही नहीं, एक्शन आइटम्स में भी इंडिया ने काफी अच्छे एग्जाम्पल्स पेश किए हैं। जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जब शुरू में रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई तो बहुत ही छोटे नंबर से शुरू हुई, और आज हमारा टारगेट लगभग 500 गीगावाट का है। आज हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम फ्यूल को किस तरह से उसमें इथेनॉल मिक्स करके उसको और एफिशिएंट बना सकते हैं उसकी बात हो रही है। सोलर एनर्जी को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली किस तरह से वन प्लेनेट वन सन का कॉन्सेप्ट देके हम लोग एक चाह रहे हैं कि पूरे विश्व भर के देश इकट्ठे आएं और इस पहल में अपना योगदान दें। तो ये जो उदाहरण हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, सोलर एनर्जी के, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि इंडिया जो कह रहा है उसको एक्शन में भी कन्वर्ट कर रहा है। और जब एक्शन में कन्वर्ट कर रहा है तो वो स्वयं के लिए नहीं कर रहा है, वो चाह रहा है कि विश्व भर के छोटे बड़े सभी प्रकार के देश इकट्ठे आएं और पूरे प्लेनेट के लिए सॉल्यूशंस को अडेप्ट करें या उसमें अपनी भागीदारी दें। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है और एक मार्गदर्शक भी है, जो शायद कहीं ना कहीं मिस हो रहा था पिछले 20-25 सालों में। और पिछले 5 से 7 साल के वर्ष में हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष ने एक अलग ही अपना विश्व पटल पर एक अपनी पहचान बनाई है, जिसमें ये हम देख पा रहे हैं कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज की जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और अपनी पॉलिसीज और एक्शन आइटम से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जी गंगवार जी, क्योंकि मिशन लाइफ भारत की एक पहल है जो कि दुनिया के या कहा जाए वैश्विक मंच को लेकर हम आगे आए हैं, भारत में हम क्या कुछ नया अब हम इस मिशन के तहत देख पाएंगे? क्या नए प्रकार की पहल अभी हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इसमें मिशन को अगर हम देखें तो ये एक मिशन मोड में ये काम प्रारंभ किया जाएगा, और इसमें सबसे पहले चरण में लोगों को, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को पहले चरण में प्रेरित किया जाएगा कि वो अपने लाइफस्टाइल में इन्वायरमेंट फ्रेंडली और क्लाइमेट
चेंज से संबंधित एक्शंस को उतारें और उनको प्रैक्टिस करें। और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनेगा और उसके लिए हम सभी तरफ से, सभी भारत सरकार के मंत्रालय हैं, राज्य सरकारें हैं, इसमें जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सबको मिलके एक जन आंदोलन के रूप में बनाया जाएगा और बहुत शीघ्र ही एक बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप में पहले राष्ट्रीय स्तर पे और फिर पूरी दुनिया में उभर कर ये मिशन आएगा। जी प्रोफेसर जोशी जी, क्योंकि एक बड़े तौर पे लोगों को लगता है कि पर्यावरण की जो समस्या है वो सरकारों की समस्या है, चाहे वो उनके मुल्क की सरकार करे या फिर दुनिया के तमाम मुल्क उसकी समाधान के लिए कुछ आगे बढ़े, जन आंदोलन बने, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए किन बड़ी कोशिशों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं हमें इस आइडिया को इन्फ्यूज करना पड़ेगा कम्युनिटीज के बीच। एक तरीका है कि आप उसको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, जैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो काफी ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करती है कि अदर देन क्लासरूम हम इस तरह के स्किल डेवलपमेंट और एक्टिविटीज करें जिससे ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो उसमें जो ये मिशन और जो ये मंत्रा जो है लाइफ का, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बताए जाएं, चाहे वो रिसर्च से आए, चाहे वो बेसिक व्यवहार से जो समाज में होता है वहां से आए, और उनको हम ज्यादा लोगों तक ट्रेनिंग प्रोग्राम से, कॉन्फ्रेंसेस से, वर्कशॉप से, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो या सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में हो, उसमें सिविल सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं, उन सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इन तरीकों से हम इसको एक और प्रचार प्रसार करें ताकि लोग इसको अडेप्ट करने में और कन्वीनियंस पाएं। तो मुझे लगता है मैं, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्री, स्कूल लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में, सिविल सोसाइटीज और जितने एनजीओज हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप लिटरेचर देखें तो यूनेस्को ने ऑलरेडी लाइफ में वाइट पेपर डेवलप किया है और बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इन हाउस डिस्कशंस इसमें शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम तो डेवलप हो गया है और जो आज का जो प्रोग्राम रहा उससे जिस तरह से एंटायर ग्लोब को कम्युनिकेट किया है तो उसको एक और पुश मिलेगा आज, और हम इसको आने वाले समय में देखेंगे कि छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे जिनका बड़ा असर होगा पर्यावरण। बिल्कुल, और यूएन चीफ की मौजूदगी भी अपने आप इसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव की ओर साफ तौर से इशारा करती है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister.
और बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन में महंगाई की मार के बीच प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने टैक्स कटौती विवाद के बाद आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया है। बोरिस जॉनसन के सत्ता छोड़ने के बाद पीएम पद की कुर्सी संभालने वाली लिज ट्रस करीब 6 हफ्ते तक ही अपने पद पर रह सकी। इस्तीफा देने के बाद लिज ने कहा कि वो जनादेश पर खरा नहीं उतर सकी हैं। नए पीएम के चयन तक वो अपने पद पर रहेंगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी नए चुनाव की मांग की है। पहले वित्त मंत्री, फिर गृह मंत्री, अब सरकार की मुखिया खुद लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कल तक खुद को जुझारू और मैदान छोड़कर ना भागने वाली बताने वाली लिज ट्रस ने आखिरकार देश के राजनीतिक और आर्थिक हालात के सामने घुटने टेक दिए। ये ब्रिटेन में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल है। ट्रस मात्र 45 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहीं। ताजा राजनीतिक संकट के बीच ट्रस ने सुबह कंजर्वेटिव पार्टी की 1922 समिति के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रैडी से मुलाकात की। इस मुलाकात में पार्टी के नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर पूरा करने पर सहमति बनी और इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। नए नेता के चुने जाने तक लिज ट्रस प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेंगी। I came into office. जिस जनादेश के तहत पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया था, मेरा प्रदर्शन उसके मुताबिक नहीं रहा। मैंने किंग चार्ल्स से बात की और उन्हें सूचित कर दिया कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे रही हूँ। लिज ट्रस के लिए मुश्किलों का दौर तब शुरू हुआ जब वित्त मंत्री क्वासी कार्टेंग ने 23 सितंबर को मिनी बजट पेश किया था। इस बजट ने वित्तीय बाजारों में हलचल पैदा कर दी थी। महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। पाउंड लगातार धराशायी हो रहा है। हालांकि लिज ट्रस इसके लिए यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए वैश्विक हालात को अधिक जिम्मेदार बता रही हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक के बाद एक असफलता ने उनके खिलाफ देश में विपरीत माहौल पैदा कर दिया। इसके साथ ही लिज ट्रस को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मुहिम शुरू हो गई और कई सांसदों ने खुलकर उनका इस्तीफा मांग लिया। कई सर्वे में भी इस बात का खुलासा हुआ कि अधिकांश लोग अब लिज ट्रस को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। फ्रांस ब्रिटिश लोगों के मित्र के रूप में ब्रिटेन के लिए सबसे पहले स्थिरता चाहता है। वर्तमान में ऊर्जा पर तनाव और व्यापक संकट के बीच ब्रिटेन के लिए राजनीतिक स्थिरता हासिल करना महत्वपूर्ण है। बुधवार को गृह मंत्री सुइला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्रेवरमैन ने अपने इस्तीफे में कहा था कि उनके निजी ईमेल के दुरुपयोग के कारण वे अपना पद छोड़ रही हैं। वैसे ब्रेवरमैन ने भी अपने त्यागपत्र में कई ऐसी सख्त बातें कहीं जिन्हें प्रधानमंत्री की आलोचना के रूप में देखा गया। सिर्फ 6 दिन पहले ही ट्रस ने अपने वित्त मंत्री क्वासी कार्टेंग को बर्खास्त कर दिया था। लिज ट्रस ने पीएम रहते हुए हाल ही में संसद में मिनी बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने टैक्स बढ़ोतरी और महंगाई पर रोक लगाने वाले कदम उठाए थे, लेकिन जल्द ही इन फैसलों को सरकार ने वापस ले लिया। अब सबकी नजरें नए प्रधानमंत्री पर होगी कि ये जिम्मेदारी किसे मिलती है। इस दौड़ में ऋषि सुनक को एक बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वे हाल ही में ट्रस से चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा रहा था। वहीं पार्टी का एक धड़ा एक बार फिर बोरिस जॉनसन को पीएम बनना देखना चाहता है। और खबर खेल के मैदान से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। ये गेम्स 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। इस बात की घोषणा राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे भी मौजूद रहीं। देश में खेल की जड़ों को मजबूती देने और युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का संस्करण इस बार मध्य प्रदेश में अपनी रौनक बिखेरेगा। इस बात की घोषणा राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। ये खेल 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी 2023 तक आयोजित होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर इस बात को सामने रखा कि राज्य इन खेलों की भव्य मेजबानी करेगा। साथ ही उन्होंने इन खेलों से देश में खेल के बुनियादी ढांचे में आए बदलाव की भी बात कही। खेलो इंडिया जैसी कोई कल्पना कभी किसी ने किया क्या?
गांव-गांव में खेल संस्कृति का विकास हो। अब गांव-गांव खेल रहा है, हर शहर खेल रहा है। खेलों में भारत चमत्कार कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने, आपने, अनुराग जी, पौराणिक जी, जो हमें अवसर दिया है खेलो इंडिया आयोजित करने का, वो मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में नई क्रांति पैदा करेगा, नई क्रांति पैदा करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में खेल का परिदृश्य बदलने में केंद्र सरकार का अहम योगदान रहा है। धरातल पर खेलों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, खेलों के प्रति युवाओं की और परिवारों की रुचि कैसे बढ़े, देश में खेल के प्रति एक उदासीन रवैया था, उसको बदलने का प्रयास किया गया। और आज मुझे लगता है देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खेलों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी फिटनेस के लिए भी और राज्य और देश के लिए मेडल जीते, इसके लिए भी बहुत सारे परिवार आज देश में अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। ये सोच बदलने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में करने का किया है। खेलो इंडिया 2022 के संस्करण की घोषणा के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केंद्र देसी खेल मलखम्ब भी रहा, जहां इस कला के कलाकारों ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से सभी का दिल मोह लिया। निश्चित रूप से खेलो इंडिया के मंच ने देश में खेल की दिशा में उस क्रांति को जन्म दिया जिस पर चलकर देश को मनु भाकर, सौरभ चौधरी, संकेत महादेव सरगर और कई अन्य नामों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। ऐसे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक और संस्करण देश में खेल की नींव को मजबूती देने की दिशा में एक और बढ़ता कदम है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो खेल की इस खबर के साथ न्यूज राइट के आज की संख्या बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे